हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फार्म माइंड। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर जूरिस्प्रूडेंस क्वेश्चंस के बारे में। इसके पहले वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट 20 टू 25 क्वेश्चंस जो है जूरिस्प्रूडेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो डिस्कस करे थे। बाकी क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलर ऑफ नाइन्थ एडिशन ऑफ फार्माकोपिया। जो भी नाइन्थ एडिशन ऑफ फार्माकोपिया जो है उसका कौन सा कलर है। अब नाइन्थ एडिशन बोले तो मतलब कि अभी जो लास्टेड एडिशन आया है वो तुम्हारा है नाइन्थ एडिशन, जो हमारा 2022 के आसपास जो है आया था, जिसके चेयरमैन जो थे हमारे मनसुख मांडविया सर थे। तो जो अभी नाइन्थ एडिशन जो लास्टेड एडिशन आया है उसका कलर कौन सा है, वो ब्लू है या रेड है या ऑरेंज है या फिर ग्रीन है। तो अभी जो नया एडिशन आया है उसका जो है ऑरेंज कलर उसका है। जो अभी फिलहाल में जो नया एडिशन आया है उसका कौन सा कलर है, उसका ऑरेंज कलर जो है दिया है। ओके, तो ये जो टेबल मैंने बनाई है इस टेबल में मैंने समराइज फॉर्मेट में ऑल जो है कि कौन सा एडिशन जो है किस ईयर में आया था, उसके चेयरमैन कौन से थे, उसके कितने वॉल्यूम बनेंगे, उसके कौन से कलर रहेंगे, ये सारी चीजें जो है मैंने इस टेबल में जो है समराइज फॉर्मेट में दी है। ठीक है, तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। तो यहाँ पे जो है नाइन्थ एडिशन को उसने मुझे पूछा था कि नाइन्थ एडिशन का कौन सा कलर जो है उसका रहेगा। तो मैंने यहाँ पे तुम्हें ट्रिक बताई थी कि इसको जो तुम ब्रो से तुम याद कर सकते हो। ब्रो, BRO। पहले जो 3 एडिशन हमारे थे उनको कलर नहीं था। जब डॉक्टर नित्यानंद सर आए तो वहां तब से जो है पहले ब्लू कलर और बाद में रेड और या फिर अभी जो है ऑरेंज कलर आया था। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पे मैंने जो ट्रिक बताई है वैसे भी तुम चेयरमैन किस तरह से याद कर पाओगे, उसके ईयर कैसे याद रखोगे, ऐसी सारी ट्रिक्स जो है मैंने तुम्हें क्लास में डिस्कस कराई थी। जिस किसी को भी ये ट्रिक्स अगर देखनी है तो आप जो है गूगल प्ले स्टोर पे जाके फार्मा माइंड की ऐप डाउनलोड कर सकते हो। फार्मा माइंड की ऐप डाउनलोड जो आप कर सकते हो, और फार्मा माइंड की ऐप डाउनलोड करने के बाद वहां पे रिकॉर्डेड लेक्चर सेक्शन में आपको लेक्चर मिल जाएगा। वहां पे जो है मैंने सारी चीजें जो है इसके रिलेटेड कौन सी ट्रिक्स है वो सारी चीजें मैंने जो है डिस्कस करी है, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, द स्टैंडर्ड फॉर कॉन्डोम्स मेड ऑफ रबर लैटिक्स इंटेंडेड फॉर द सिंगल यूज एंड अदर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर प्रोवाइडेड इन विच शेड्यूल। क्या बोला उसने कि जो भी मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है या फिर अगर कॉन्डोम्स बनाने हैं तो उसके लिए क्या स्टैंडर्ड्स रहेंगे, वो किस शेड्यूल में उसने डिस्कस करे। तो ऑप्शन दिया है शेड्यूल R1, शेड्यूल D, शेड्यूल R या फिर शेड्यूल P। अब हमने ये पढ़ा था कि शेड्यूल R1 जो होता है, वो मैंने बोला था तुम्हें कि R1 तो नहीं हो सकता। कॉमन सी बात है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बताया था तुम्हें शेड्यूल R1 को तुम्हें याद रखना था रावण। शेड्यूल R1 मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा, रावण। और रावण क्या था, रावण जो था वो स्टैंडर्ड मेडिकल डिवाइसेस यूज करता था। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा मेडिकल डिवाइसेस के रिलेटेड हो गया। रावण क्या करता था, स्टैंडर्ड मेडिकल डिवाइस यूज करता था, मतलब शेड्यूल R1 क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस। ये ऑप्शन तो चला गया। फिर शेड्यूल डी क्या आता था, शेड्यूल डी के बारे में हमने डिस्कस करा था कि ये क्या आता है, जो भी अनएग्जेम्प्टेड ड्रग्स होते हैं, जो एग्जामेशन फ्री होते हैं, उसका हम इंपोर्ट कर सकते हैं, वो शेड्यूल डी में आता था, तो ये भी ऑप्शन चला गया। शेड्यूल आर क्या होता है, शेड्यूल आर से मैं तुम्हें बताया था कि ऋतिक रोशन क्या कर रहा था, मेडिकल कॉन्ट्रासेप्टिव की एडवर्टाइजमेंट जो है कर रहा था। तो मतलब शेड्यूल आर जो होता है वो तुम्हारा रिलेटेड होता है स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड कॉन्डोम्स। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, शेड्यूल आर। ठीक है, शेड्यूल पी भी यहाँ पे अब नहीं हो सकता, क्योंकि शेड्यूल पी क्या डिस्कस करता है, लाइफ पीरियड जो होती है फिर स्टोरेज कंडीशन जो होती है उसके रिलेटेड तुम्हारा शेड्यूल पी जो है होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा शेड्यूल आर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा, a notified laboratory under the Drug and Cosmetic Act 1940 to function as a central drug laboratory for testing of the solution of the serum proteins intended for the injection, vaccines, toxin, antigen या एंटीटॉक्सिन बैक्टीरियोफेज इज एट। मतलब पूछा बोला गया कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो है, जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो है जो टेस्टिंग के लिए यूज की जाती है, वो किस कहाँ पे लोकेट करती है, किस शहर में या फिर किस सिटी में जो है वो लोकेट करती है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है बॉम्बे, कलकत्ता, कसौली या फिर चेन्नई। अब मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे कि सर सीडीएल है, सेंट्रल लेबोरेटरी सीडीएल है, सीडीएल कहाँ पे होती है सर, सीडीएल कलकत्ता। हमने तो रटा है सर कि सीडीएल कलकत्ता। ऑप्शन पे कलकत्ता पे टिक लगा के आ जाएंगे, 4 मार्क गवा के आ जाएंगे, और -1 होगा वो अलग से, क्योंकि यहाँ पे कलकत्ता बिल्कुल 100% रॉन्ग आंसर है। सीरियल कलकत्ता नहीं है। यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन पड़ेगा उसको समझ में आएगा कि यहाँ पे पूछा है कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी किसके लिए, टेस्टिंग ऑफ सेरा, एंटीजन, टॉक्सिन या फिर वैक्सीन के लिए। तो इसकी जो है लेबोरेटरी होती है वो होती है हमारी कसौली में, और ना कि हमारी कलकत्ता में। कलकत्ता वाली जो सीडीएल है, कलकत्ता में जो सीडीएल हमारी है सेंट्रल लेबोरेटरी, वो किसके लिए है, ड्रग या फिर कॉस्मेटिक के टेस्टिंग के लिए।
ड्रग्स या फिर कॉस्मेटिक के टेस्टिंग के लिए जो लेबोरेटरी है वो है हमारी सीरियल कलकत्ता। लेकिन अगर उसने पूछा मुझे कि वैक्सीन या फिर टॉक्सिन मतलब जो भी वेटरनरी प्रोडक्ट्स बोल सकते हो या फिर बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट की टेस्टिंग अगर मुझे करानी है तो वो तुम्हारी कहाँ होगी, कसौली में ही होगी, वो तुम्हारी कलकत्ता में नहीं होगी। ये ऑप्शन बिल्कुल अच्छे से याद रखना, इस बार ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो इस टेबल में मैंने समराइज फॉर्मेट में लिखा है कि कौन सी लेबोरेटरी कहाँ पे है, उसकी लोकेशन कैसी रहेगी या फिर उसका उसका शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो बेटा। तो यहाँ पे मैंने मेंशन करा है कि CRI कसौली, ठीक है, और तुम यहाँ देखो कि CDL कलकत्ता। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि नॉर्मली पूछा जाता है कि CDL कहाँ पे है और CRI करके पूछा बोला जाता है कसौली को। एक्चुअल में क्या है कि जो कसौली जो है ना, वो कसौली का जो जो वहाँ पे जो एरिया है जहाँ पे कसौली की सेंट्रल लेबोरेटरी है, उस टोटल एरिया को बोलते हैं CRI, मतलब होता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी की तरह होता है ना, तो वैसे वहाँ पे एरिया है, उस एरिया को बोलते हैं सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, वहाँ पे एक लेबोरेटरी है कॉल्ड सेंट्रल लेबोरेटरी, जहाँ पे तुम्हारा सेरा फिर एंटीटॉक्सिन की टेस्टिंग तुम्हारी होती है। ठीक है, लेकिन जो कलकत्ता में है, कलकत्ता में सिंपल एक ही लेबोरेटरी है, CDL, लेकिन यहाँ पे टेस्टिंग किसकी होती है, ड्रग्स या फिर कॉस्मेटिक की। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन ड्रग्स या फिर कॉस्मेटिक की टेस्टिंग के लिए पूछ रहा है, CDL पूछ रहा है, तो कलकत्ता पे टिक लगा के आना। लेकिन अगर उसने मुझे पूछा है कि सेरा या फिर टॉक्सिन अगर है तो कसौली पे टिक लगा के आना। ठीक है, बाकी की मैंने तुम्हें ट्रिक्स बताई थी, तुम कैसे वेटरनरी इंस्टीट्यूट कैसे याद रख सकते हो, इज्जत नगर मुक्तेश्वर। ठीक है, एनिमल्स को इज्जत मिलनी चाहिए, उनको मुक्त कर दो। तो ये कि तुम्हें कैसे याद रख सकते हो, मैंने सारी चीजें जो मैंने ऑलरेडी क्लास में जो है डिस्कस करी है, तो आप लोग जो है फॉर्मेट की ऐप पर जाकर आप इजीली उसको देख सकते हो। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द ANDA इज रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज ANDA मतलब क्या होता है कि एब्रिवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। एब्रिवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो है ये कब रिक्वायर होता है, ये किस कंडीशन में रिक्वायर होता है, फॉर अ न्यू केमिकल एंटिटी और API, फॉर जेनेरिक ड्रग, फॉर न्यू इंडिकेशन ऑफ द ओरिजिनल ड्रग्स, और फॉर द न्यू डिसीज फॉर्म, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू कॉम्बिनेशन। तो ANDA मतलब क्या होता है, एब्रिवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। सबको पता है कि ANDA किसके लिए होता है, ANDA न्यू API के लिए होता है क्या, नहीं। न्यू केमिकल API के लिए कौन सा होता है सर, NDA होता है, NDA होता है या फिर IND होता है, IND होता है या फिर NDA होता है। ठीक है, जेनरिक ड्रग्स के लिए कौन सा होता है, जेनरिक ड्रग्स के लिए होता है ANDA। जेनरिक ड्रग्स के लिए क्या होता है, ANDA एब्रिवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन होता है। न्यू केमिकल इंडिकेशन ऑफ ओरिजिनल ड्रग अगर होगा तो उसके लिए भी मैं कर सकता, मेरे लिए क्या रहेगा, हाइब्रिड NDA हो सकता है। मेरे लिए क्या हो सकता है, हाइब्रिड NDA हो सकता है, या फिर अगर न्यू डोसेज फॉर्म अगर न्यू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसके लिए भी तुम्हारा क्या रहेगा, हाइब्रिड NDA ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा बेटा कि ANDA किसके लिए रिक्वायर रहेगा, जेनरिक ड्रग्स के लिए। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा जेनरिक ड्रग्स जो था उसके क्या क्या रहेगा, तुम्हारा ANDA जो है तुम्हारा रहेगा। अगर उसने NDA बोला है तो NDA तुम्हारा रहेगा न्यू केमिकल एंटिटी के लिए जिसको मैं बोलता हूँ 505B1। और जो हाइब्रिड NDA होता है वो तो तुम्हारा न्यू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर हो रहा है, न्यू डोसेज फॉर्म अगर हो रहा है, न्यू केमिकल इंडिकेशन अगर मिल रहा है या फिर न्यू कॉम्बिनेशन अगर मैं बना रहा हूँ, तो उसके लिए जो तुम्हारा होता है तुम्हारा वो होता है तुम्हारा हाइब्रिड NDA जिसको मैं बोलता हूँ 505B2। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, the standard to be compiled under the Drug and Cosmetic Act 1940 for the drugs imported, manufactured, stocks and exhibited for the sales or distribution are covered under which act? क्या बोला उसने कि ड्रग्स इंपोर्टेड, मैन्युफैक्चर, स्टॉक या फिर एग्जिबिटेड फॉर द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर कवर अंडर विच एक्ट। देखो अगर क्वेश्चन से कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन से समझ में नहीं आता कि आंसर क्या रहेगा, तो तुम क्या कर लो कि पहले ऑप्शंस के देख लो, सो दैट जब तुम रिजेक्शन सिलेक्शन बाय रिजेक्शन अगर करोगे तो उससे इजीली जो तुम सेलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो उसने क्या ऑप्शन दिया है, फर्स्ट शेड्यूल, शेड्यूल M, शेड्यूल T या फिर सेकंड शेड्यूल। अब शेड्यूल M सबको पता है, शेड्यूल M का किसके रिलेटेड होता है, GMP के रिलेटेड। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ GMP के रिलेटेड दिया है क्या, नहीं, मतलब शेड्यूल M नहीं हो सकता। शेड्यूल T भी होता है, शेड्यूल T भी क्या होता है, ये भी तुम्हारा GMP के रिलेटेड होता है, लेकिन ये यूनानी सिद्ध आयुर्वेद के रिलेटेड जो GMP कंडीशन होती है, जो यूएस है हम उसको बोलते हैं शॉर्टकट में, उसके रिलेटेड GMP कंडीशन जो होती है या फिर उसके लिए हाइजेनिक कंडीशन होती है उसके रिलेटेड तुम्हारा शेड्यूल T होता है। तो ये भी यहाँ पे नहीं आ सकता। फिर आया बचा तुम्हारा फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल किसके लिए होता है, मैंने बोला था तुम्हें याद रखने के लिए, फर्स्ट लैब इन यूएसए, फर्स्ट लैब इन यूएसए, ये ट्रिक तुम्हें बताई थी मैंने। मतलब लिस्ट ऑफ ऑथोरिटी बुक्स इन आयुर्वेदिक सिद्धांत यूनानी, वो तुम्हारा होता है फर्स्ट शेड्यूल में। यहाँ पे कुछ बुक्स वगैरह मैंने डिस्कस किया है क्या, नहीं, मतलब बचा कौन सा सर, सेकंड शेड्यूल। तो आंसर यहाँ पे कौन सा रहेगा बेटा, सेकंड शेड्यूल। तो जो भी इंपोर्टेड, मैन्युफैक्चर, स्टॉक या फिर एग्जीबिटेड जो है या फिर सेल्स या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो किस शेड्यूल में डिस्कस करते हैं हम, वो तुम्हारा होता है सेकंड शेड्यूल में। ठीक है, मैंने तुम्हें याद करा था यहाँ पे कि सेकंड शेड्यूल
इम्पोर्टेंट है उसे तुम याद कर सकते हो कि सेकंड शेड्यूल, ऐसे याद रखना कि इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट, तो सेकंड शेड्यूल इम्पोर्टेंट है, उससे हमें जो है ये चीजें इजीली याद हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल हमारा क्या था, लिस्ट ऑफ ऑथोरिटी रेफरेंस बुक्स जो आयुर्वेद यूनानी के होते हैं वो तुम्हारे फर्स्ट शेड्यूल में आते हैं। और सेकंड शेड्यूल क्या होता है कि जो भी स्टैंडर्ड दिए है इंपोर्ट के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए या फिर उसके सेल्स या फिर स्टॉकिंग के लिए, वो तुम्हारे सेकंड शेड्यूल में आते हैं। ये सारी चीजें जो है मैंने ऑलरेडी, जो है मैंने मेरे जो भी फार्मामाइंड के ऐप पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल होंगे, संकल्प के नोट्स या फिर संकल्प मॉड्यूल के नोट्स आप जो है आपको जो है ऑनलाइन नोट्स भी आपको इजीली मिल जाएंगे, तो वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। या फिर आप जो है फार्माइन की ऐप पर जाके भी आपको वहाँ पे फ्री नोट्स जो है आप इजीली उसको एक्वायर कर सकते हो। अभी भी हमारी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है बेटा, कॉल्ड एम टेस्ट सीरीज, जो एम टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, आप उस पे भी आप एनरोल कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया उसके लिए नहीं लगेगा आपको। आप जो है फार्माइन की ऐप पर जाकर वहाँ पे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो एम वाली जो टेस्ट टेस्ट सीरीज है उसमें सब्जेक्ट रिलेटेड भी टेस्ट सीरीज है, सब्जेक्ट रिलेटेड भी आपकी टेस्ट होगी। और जो फुल जीपैट टेस्ट सीरीज जो है वो भी बिल्कुल फ्री जो है एम के अकॉर्डिंग आपके अवेलेबल जो है होगी। तो आप जो है फार्माइन की ऐप डाउनलोड करके आप जो है बैच कोड डाल के आप एनरोल कर सकते हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर साइन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ इंक्लूडिंग ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब क्या बोला है कि जो इंडिया ने जो है, इंडिया ने किस ईयर में जो है साइन किया था ट्रेड, जो है मतलब गैट एग्रीमेंट जो है साइन किया था। ठीक है, इंडिया ने किस ईयर में जो है गैट पर साइन किया था, मतलब गैट के लिए ऑफिशियल मेंबर जो है इंडिया कब बना था। ऑप्शन दिया है इन ईयर 1992, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, मतलब ईयर से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन 1992, इन 1996, 1994 और 1990। तो यहाँ पे मैं बता दूं तुम्हें कि इंडिया ने जो है इन 1994 जो है गैट एग्रीमेंट साइन किया था कि जो भी टैक्सेस लगते हैं रिलेटेड टू ट्रेड्स एंड टैरिफ, तो वो जो है वो इंडिया में कब से लागू हुए थे, फ्रॉम 1994। ठीक है, फ्रॉम 1947, मतलब जब से इंडिया जो है आज़ाद हुआ, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है इन 1994 जो है इंडिया ने क्या किया था, साइन किया था ओवर द ट्रेड्स एग्रीमेंट। ठीक है, गैट गैट के रिलेटेड जो जनरल एग्रीमेंट होती है ट्रेड एंड टैरिफ के रिलेटेड, मतलब यहाँ पे क्या है एक्चुअल में कि जो भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराते हैं उसके रिलेटेड क्या ट्रेड्स रहेंगे। ठीक है, मतलब जो ट्रेड्स या फिर जो उसको गुड्स हम बोलते हैं उस पर क्या टैरिफ्स लगेंगे, टैरिफ मतलब होता है टैक्सेस, उस पर क्या टैक्सेस लगेंगे, उस पर जो है इंडिया ने 1994 जो है साइन किया था। मतलब उसके लिए जो है ट्रेड्स के लिए ट्रेड्स कराने के लिए एक्सेप्टेंस जो है इंडिया ने दिया था कि अदर स्टेट के साथ वो क्या करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है कर पाएंगे। तो इन 1994 जो इंडिया ने साइन करा था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा, इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन मतलब आईएसओ, द स्टैंडर्ड्स फॉर पर्टेनिंग टू क्वालिटी सिस्टम मॉडल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन प्रोटेक्शन इन प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग। क्या दिया उसने, उसने दिया है आईपीएस दिया उसने। ठीक है, आईपीएस इंस्टॉलेशन प्रोडक्शन एंड सर्विसिंग किस जो है आईएसओ के अंडर आते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस इन प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग जो है किस आईएसओ के अंडर आते हैं, 9001, इन 9000 और 9002 और 9004। तो इंस्टॉलेशन सर्विसिंग जो प्रोडक्शन है वो हमारा आता है इन आईएसओ 902। इसके रिलेटेड भी तुम्हें मैंने ट्रिक्स बताई थी कि तुम इसको कैसे याद कर पाओगे। ठीक है, तो हमारे टोटल 5 जो है आईएसओ तुम्हारे हैं जो जो फार्मा रिलेटेड ऑलमोस्ट होते हैं, 9000, 9001, 9002, 9003 एंड 9004। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे तुम्हें ट्रिक बताई थी कि यहाँ पे मैंने तुम्हें आईएसओ 9 जो तुम्हारा 9001 था, इसमें मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी कि यहाँ पे क्या था कि पता चला था हमें फर्स्ट ईयर में आके कि दीदी जो है वो क्या है, आईपीएस है। दीदी जो है वो क्या है, आईपीएस है। डिजाइन डेवलपमेंट प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन सर्विसिंग इसके रिलेटेड चीजें जो यहाँ पे डिस्कस की जाती है। तो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी, तुम ऐसे याद कर सकते हो कि दीदी जो है आईपीएस है, जो हमें फर्स्ट ईयर में पता चला था। लेकिन जब हम सेकंड ईयर में आए तो हमें पता चला कि दीदी कोई काम की नहीं है, बस कौन काम के हैं, हमारे आईपीएस साहब जो होते हैं वो हमारे काम के हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोडक्शन एंड सर्विसिंग, तो यहाँ पे तुम्हें दिखा होगा कि प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन, और यहाँ पे दिया है कि प्रिवेंशन डिटेक्शन एंड करेक्शन। मतलब तुम्हारा शॉर्टकट में अगर मैं बोलूँ
तो ये तुम्हारा क्या है कि सर्विसिंग ही है, ठीक है। तो सिर्फ इंस्टॉलेशन, प्रोडक्शन एंड सर्विसिंग के रिलेटेड अगर चीजें होती है तो आईपीएस से याद रखना। जो तुम्हारा सेकंड ईयर में हमें पता चला था कि दीदी कोई काम की नहीं थी, दीदी को हमने कट कर दिया, काम का कौन था, बस आईपीएस काम का था। तो हमारा सेकंड ईयर में काम का बस आईपीएस तुम्हारा आएगा। तो मतलब इंस्टॉलेशन, प्रोडक्शन एंड सर्विसिंग जो है वो स्टैंडर्ड तुम्हारे किस में आते हैं, आईएसओ 2 में तुम्हारे आते हैं। तो ऐसी सारी जो है बड़े से बड़े अगर मुश्किल जो भी चीजें होगी उसको हमने ट्रिक्स से जो है हमने इजीली याद रखा है। इसके रिलेटेड आप इजीली जो है कंटेंट इसका आपको जो है फार्मा माइंड की ऐप पे आराम से मिल जाएगा बेटा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द ड्रग इंक्वायरी कमेटी विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1930। मतलब क्या बोला है कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो है, जिसको हम जो है प्यार से क्या बोलते हैं, डीईसी कमेटी बोलते हैं, उस डीईसी कमेटी को जो है एस्टैब्लिशमेंट 1930 में जब हुआ था तो उसके चेयरमैन साहब कौन थे। उसके चेयरमैन कौन थे, सबको पता है कि डीईसी कमेटी जो है वो तुम्हारी आई थी 11 अगस्त 1930 को। 11 अगस्त 1930 को हमारी जो है डीईसी कमेटी आई थी। ये कमेटी के चेयरमैन कौन थे, सबको पता है। इस कमेटी का नाम है आर एन चोपड़ा कमेटी। इसका ऑप्शन क्या रहेगा, चोपड़ा जो है रहेगा। आर एन चोपड़ा सर जो है वो कहते हैं ड्रग इंक्वायरी कमेटी के जो है वो चेयरमैन थे, ठीक है। तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी तुम्हारी 1930 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, जिसके चेयरमैन कौन थे, आर एन चोपड़ा सर, ठीक है। तो ये तुम्हारा कमेटी जो बनी थी, इसकी यही जो थी वो फर्स्ट कमेटी थी। यही कमेटी सब कुछ का चीजें जो पहले करती थी कि जो भी फार्मेसी प्रोफेशन कैसे चल सकता है, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड या फिर लाइसेंसिंग अगर करानी है, तो सारी चीजें जो है पहले ड्रग इंक्वायरी कमेटी करती थी। पहले सबसे पहले ड्रग इंक्वायरी कमेटी आई, उसके बाद ही ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने डिसाइड किया कि जो भी चीजें हैं रिलेटेड टू फार्मेसी प्रोफेशन हो या फिर जो भी तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग के इम्पोर्ट के रिलेटेड चीजें है, वो सब एक ही कमेटी संभाल नहीं पाएगी। इसलिए अलग अलग कमिटीज, अलग अलग एक्ट जो है बनाए गए। फिर बाद में भी तुम्हारा फार्मेसी एक्ट आया, मैजिक रेमिडीज एक्ट आया, जो भी बाकी के एक्ट है वो आर एन चोपड़ा कमेटी ने जो सजेशंस दी है उसी के भरोसे जो है। तो सबसे ओल्डेस्ट कमेटी अगर किसी ने पूछ दिया तो बोलना कि भाई जो तुम्हारी ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो थी, जो हमारी जो आर एन चोपड़ा कमेटी जो थी, वही तुम्हारी सबसे ओल्डेस्ट क्या थी, ओल्डेस्ट तुम्हारी कमेटी तुम्हारी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा कि एज पर द डेफिनेशन ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग जो तुम्हारा गुड़ाखू आता है, जो तुम्हारा गुड़ाखू आता है, यहाँ पे उसने एक्सप्लेन भी करके दिया था क्वेश्चन में कि विच रब अगेंस्ट द ह्यूमन टीथ। गुड़ाखू एक्चुअल में एक लकड़ी, एक पेड़ आता है, प्लांट आता है, जो हम क्या करते हैं कि उसका मतलब दांत घसने के लिए हम उसको यूज करते हैं, टूथब्रश कराने के लिए हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो विच रब अगेंस्ट द ह्यूमन टीथ इज कंसिडर्ड एज। तो हमने पढ़ा है कि क्या देखा है उसने कि गुड़ाखू, गुड़ाखू जो है वो क्या है, कॉस्मेटिक है, फूड है, स्वीटनिंग गम है, या फिर ड्रग है। तो एज पर द डीएनसी एक्ट, जो भी टूथ के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे टूथपेस्ट तुम्हारा हो गया, ठीक है, या फिर जो हमारा फेस पाउडर होता है, ठीक है, जो भी क्या करते हैं कि जो भी ब्यूटीफाई करे स्किन को या फिर एनहांस करे या फिर क्लिनजिंग एक्शन शो करे, वो मैं क्या कंसिडर करता हूँ एज अ कॉस्मेटिक करके जो है कंसिडर करता हूँ। तो तुम्हारा गुड़ाखू क्या रहेगा यहाँ पे, कॉस्मेटिक जो है वो रहेगा, ठीक है। तो गुड़ाखू को एज पर डीएनसी एक्ट कंसिडर किया जाता है, कॉस्मेटिक कंसिडर किया जाता है, क्योंकि गुड़ाखू क्या करते हैं, हम टीथ के अगेंस्ट रब करके हम क्या करते हैं, क्लींजिंग एक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे टीथ को। इसलिए जो इसको कॉस्मेटिक करके कंसिडर किया जाता है, नॉट एज अ फूड, नॉट एज अ स्वीटनिंग एजेंट और नॉट एज अ ड्रग, ठीक है। फिर क्वेश्चन है बेटा कि एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इफ द ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, अगर ड्रग जो होता है वो प्रिस्क्राइब मैनर में अगर लेबल्ड नहीं है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, क्या वो स्पूरियस ड्रग होगा, क्या वो अडल्ट्रेट ड्रग है, क्या वो मिसब्रांडेड ड्रग है, या फिर वो सब स्टैंडर्ड ड्रग। उसने क्या बोला है कि वो जो है प्रिस्क्राइब मैनर में लेबल्ड नहीं है। देखो क्वेश्चन में ही आंसर दिया उसने कि अगर वो प्रिस्क्राइब मैनर में लेबल्ड अगर नहीं है, तो मतलब उसकी लेबलिंग जो है उसकी प्रॉपर नहीं हुई है। और अगर लेबलिंग प्रॉपर नहीं हुई है बेटा, मतलब वो क्या है, तुम्हारा मिस ब्रांडेड ड्रग तुम्हारा है, ठीक है। स्पूरियस ड्रग मतलब क्या होता है, जो नकली दवाएं होती है उसको स्पूरियस ड्रग में बोलता हूँ। वो अगर इंपोर्ट हो रहा है किसी अनादर ड्रग के नेम की तरह, ठीक है, वो रिजेंबल कर रहा है मार्केटेड ड्रग की तरह, या फिर क्या हो रहा है कि वो ऐसी कंपनी से मंगवाया जा रहा है जो कंपनी फिलहाल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ऐसी दवाई ये क्या होती है, तुम्हारी नकली दवाइयाँ तुम्हारी होती है, जो अभी भी मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया था कि जो मार्केट में अभी मेग लाइफ साइंसेस का एग्जांपल आया था, मेग लाइफ साइंसेस करके जो मार्केट में केस चली थी, वो एक्चुअल में स्पूरियस ड्रग्स बेच रहे थे, ठीक है। तो वो तुम्हारी क्या थी, स्पूरियस ड्रग थे, नकली दवाएं थी। अडल्ट ड्रग मतलब क्या होता है बेटा कि जहाँ पे कुछ भी फ्लिथी प्रूट्रीड, मतलब कुछ भी सड़ा गला पार्ट अगर उसमें मिक्स हो रहा है या फिर उसको अनप्योर सैनिटरी कंडीशन में अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें जो होती है वो तुम्हारी अडल्ट ड्रग्स में आती है। मिस ब्रांडेड ड्रग मतलब इसमें लेबलिंग प्रॉपर नहीं किया हो, या फिर क्या हो रहा है इसमें कि उसमें जो है फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अगर उसमें स्प्रेड किया जा रहा है और द लेबल,
तो वो तुम्हारे क्या होते हैं, मिस ब्रांडेड ड्रग्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर प्रॉपरली अगर लेबल नहीं किया जा रहा तो उसका ऑप्शन क्या रहेगा आंसर, उसका आंसर रहेगा मिस ब्रांडेड ड्रग। मिस ब्रांडेड ड्रग मतलब क्या होता है कि जो लेबल नहीं किया हो प्रिस्क्राइब मैनर में, या फिर उसको क्या किया है कि एनी फॉल्स क्लेम अगर दिया जा रहा है ड्रग के इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड, या फिर उसको हम क्या कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इसकी क्वालिटी जो है ये रियली मतलब जो थेरापेटिक वैल्यू है उससे ज्यादा है। ठीक है, अगर हम उसको ऐसे क्लेम कर रहे हैं जो एक्चुअल में थेरापेटिक वैल्यू है उससे भी कई ज्यादा उसकी थेरापेटिक वैल्यू है, ऐसे अगर हम झूठा क्लेम अगर कर रहे हैं तो वो तुम्हारा हो जाता है मिस ब्रांडेड। ठीक है, मतलब उसकी लेबलिंग नहीं करी है, उसकी वो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन जो उसका नहीं बनाया गया है, या फिर उसके जो प्रिस्क्रिप्शन लेबलिंग लगाते हैं वो प्रॉपरली नहीं बनाई है। देन क्वेश्चन आता है बेटा कि इन इंडिया द पेटेंट ऑफिस had has its head office located at head office at Kolkata and branch offices at द इंडियन पेटेंट ऑफिस जो है उसका हेड ऑफिस जो है वो कोलकाता में है, लेकिन उसके ब्रांच ऑफिसेस इंडिया में कहाँ कहाँ है, वो क्वेश्चन में पूछा। वो क्वेश्चन कहाँ पे है, ये हमें पता है कि ये जो भी पेटेंट ऑफिस है ये कहाँ पे है, मेट्रो सिटीज में ऑलमोस्ट है। ऑलमोस्ट जितने भी इंडिया में मेट्रो सिटीज है, जो बड़ी बड़ी सिटीज है, उसमें हमारे जो पेटेंट ऑफिस है वो है। तो यहाँ पे ढूंढ लो कि पेटेंट मतलब जो हमारे मेट्रो सिटीज कौन से है। कश्मीर, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम, ये ऑप्शन नहीं है। मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली, चलो ये ऑप्शन हो सकता है। दिल्ली, चंडीगढ़, हैदराबाद एंड गोवा। देन नागपुर, इंदौर एंड वापी। नागपुर, इंदौर एंड वापी नहीं हो सकता। फिर उसने पूछा कि चंडीगढ़, हैदराबाद और गोवा, ये भी नहीं है। कश्मीर, अहमदाबाद और त्रिवेंद्रम, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन मतलब कौन सा है, मुंबई, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली। तो इंडिया में जो पेटेंट ऑफिस जो होते हैं वो इसका हेड ऑफिस जो है वो तुम्हारा कलकत्ता में है, और जो भी तुम्हारे ब्रांच ऑफिस है वो कहाँ पे बेटा, वो तुम्हारे मुंबई में, चेन्नई में और न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इस टेबल में मैंने समराइज फॉर्मेट में लिखा है कि कौन से ऑफिस जो है कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेटेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर जो है वो तुम्हारा नागपुर में है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर अगर हमें करानी है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, चेन्नई हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री अगर करानी है तो ऑलमोस्ट वो मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई या फिर अहमदाबाद में है। अगर पेटेंट या फिर डिजाइन ऑफिस अगर है तो वो तुम्हारा होता है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई में। तो ये क्वेश्चन हमसे जो है पूछा गया था बेटा। तो ये तुम देख सकते हो जैसे ऑलमोस्ट क्या, ये ऑलमोस्ट मेट्रो सिटीज जो है जहाँ पे हमारा क्या करता है, पेटेंट एंड डिजाइन ऑफिस जो है लोकेट करता है। The next question आता है बेटा, the penalty for the cultivation of the any cannabis plant to produce, sell, purchase, contravention of the Narcotic Drugs and Psychotic Substances Act on first conviction is। क्या क्वेश्चन पूछा उसने कि अगर मैं कल्टीवेशन कर रहा हूँ कैनाबिस प्लांट का, ठीक है, उसका सेल कर रहा हूँ, परचेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमारे जो है कौन सी सजा होगी, हमें कौन सी पेनाल्टी जो है हमें हम पर लगेगी, कौन सी सजा अगर हमें होगी अगर हमने क्या करा कि बिना पूछे हमने जो है सरकार से बिना परमिशन लिए, गवर्नमेंट से बिना परमिशन लिए हमने कैनाबिस प्लांट जो हमारे खेती में उगाया, उसका मस्त बेच रहे हैं, मस्त पैसा कमा रहा है, तो कौन सा जो है हम पे पेनाल्टी लगेगी। ठीक है, क्या लगेगा, फाइन अप टू 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए तक की फाइन लग सकती है क्या। रिगरस इम्प्रिजनमेंट में अप टू 10 ईयर्स और फाइन अप टू 1 लाख, 10 साल की सजा हो सकती है और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। या फिर 10 साल तक की जेल हो सकती है और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर 6 साल तक की सजा हो सकती है। अब मैंने जहां तक पढ़ा है कि ऑलमोस्ट जो होते हैं तुम्हारे जो भी कैनाबिस रिलेटेड चीजें हैं, अगर यहाँ पे सजा अगर होनी है तो सजा भाई मतलब सजा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है कि अगर अगर मैं कैनाबिस प्लांट को जो है बिना पूछे अगर मैं उसको क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ, परचेस कर रहा हूँ, तो मुझे क्या हो सकता है कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, मतलब मुझे जेल हो सकती है 10 साल के लिए, और हमें जो है 1 लाख तक का जुर्माना जो है भरना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस टेबल में जो है समराइज फॉर्म में डिस्कस किया बेटा कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉन्ट्रावेंशन अगर कर रहा हूँ कि पॉपी स्ट्रॉ, ओपीएम पॉपी, ठीक है, तो उसके रिलेटेड अगर मैं अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे क्या हो सकता है कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 10 साल तक के, और फाइन जो है मुझे 1 से 2 लाख तक के फाइन जो है मुझे पड़ सकती है। और अगर मैंने दूसरी बार भी मैंने वही गलती अगर करने की कोशिश की तो 15 से 20 साल तक की सजा होगी और 2 लाख तक की जो है जुर्माना जो है आराम से मिल सकता है। ठीक है, तो अगर अगर क्या कर रहा हूँ कि इलीगल फाइनेंस, इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट, अगर इस तरह की चीजें अगर मतलब कुछ बेच बेच रहा हूँ, ठीक है, इलीगल अगर चीजें कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट क्या होती है, डायरेक्ट डेथ पेनाल्टी जो है हमें दी जाती है। अगर तुम पैसे का हिसाब अगर प्रॉपरली नहीं रख पा रहे हो, इलीगल अगर फाइनेंस रख रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो बिना पूछे गवर्नमेंट से, तो उसके रिलेटेड तुम्हें जो है डायरेक्टली डेथ पेनाल्टी मतलब डायरेक्ट फांसी की सजा जो है हो सकती है। ठीक है, तो ये तुम्हारे नार्कोटिक एंड साइकोटिक सब्सटेंसेस के ऑफेंसेस एंड पेनाल्टी से जो क्वेश्चन जो है पूछा गया था। Then choose the correct statement with respect to the Pharmacy Act 1948। जो फार्मेसी एक्ट 1948 जो था, जो क्या करता है, जो पीसीए कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारा,
जो भी फार्मेसी रेगुलेशन हम पढ़ते हैं, जो फार्मेसी का सिलेबस हम पढ़ते हैं, जो पीसीआई जो है हमारा, वो तुम्हारा फार्मेसी एक्ट के अंदर आता है बेटा। वो पीसीआई के रिलेटेड कोई एक स्टेटमेंट पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट रहेगा। द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑथराइज टू मेक एनी रूल्स विद रिस्पेक्ट टू द कोर्स ऑफ द स्टडी। बिल्कुल गलत है बेटा। उसने क्या बोला कि स्टेट गवर्नमेंट जो होता है इज ऑथराइज टू मेक द रूल्स विद रिस्पेक्ट टू कोर्स ऑफ द स्टडी, नहीं। Section 13 of the Act deals with the approval of the course of the study under Section 2 thereof. Section 13 जो होता है जो तुम्हारा फार्मेसी एक्ट 1948 का है, वो तुम्हारा बोल रहा है कि अप्रूवल ऑफ द कोर्स ऑफ द स्टडी, मतलब कोर्स के लिए को अप्रूव करने के लिए जो है ऐसे बोला है, ये बिल्कुल गलत है। सेक्शन 13 एक्चुअल में विड्रॉल के लिए होता है, देखेंगे। फिर नेक्स्ट उसने पूछा कि एजुकेशन रेगुलेशन 1991, ये बिल्कुल गलत हो गया, यही भी गलत हो गया। एजुकेशन रेगुलेशन 1991 को आया ही नहीं था। डज नॉट प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन, और गलत चल रहा है, डज नॉट प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसिस्ट। ये स्टेटमेंट पूरा ही गलत है। वो एक तो उसने ईयर भी गलत दिया है और बोला है कि ये प्रिस्क्राइब भी नहीं करता बोल रहा है, ठीक है, ये मतलब ये भी गलत हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, नेक्स्ट क्या दिया उसने ऑप्शन, Section 12 of the Act deals with the approval of the course of the study and examination under the Section 2 thereof, ठीक है, तो ये पॉसिबली जो है आंसर हो सकता है। तो स्टेटमेंट हम फिर से देखते हैं कि उसने बोला है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट जो है फार्मेसी एक्ट का हमें इसमें से चूज करना है। उसने बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो हमारा कोर्स डिसाइड करता है, हमारे जो हम पढ़ते हैं वो, ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में कौन डिसाइड करता है, पीसीआई डिसाइड करता है हमारा कोर्स क्या होगा, मतलब पीसीआई, और पीसीआई का एक्चुअल में सेंट्रल बॉडी होती है। पीसीआई क्या होती है, सेंट्रल बॉडी होती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया बेटा। फिर यहाँ पे और एक देखते हैं, ये ऑप्शन छोड़ दो फिलहाल के लिए। एजुकेशन रेगुलेशन 1991 उसने बोला है, ये बिल्कुल गलत है। एजुकेशन रेगुलेशन तुम्हारा 1953 को आया था, ठीक है, ये भी तुम्हारा गलत हो गया। फिर सेक्शन 13 और सेक्शन 12 दोनों में हमारे कंफ्यूजन है। तो सेक्शन 13 जो होता है बेटा, वो तुम्हारा आता है विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन के लिए। अगर मैं कोई इंस्टीट्यूशन को मुझे अप्रूवल लेना है, किसके लिए, पीसीआई का जो फार्मेसी कोर्स है उसको रन कराने के लिए, तो वहां पे जो है अप्रूवल अगर मैं मुझे नहीं मिल रहा है, तो अगर मुझे विड्रॉ करना है वो एप्लीकेशन, तो उसके लिए तुम्हारा सेक्शन 13 होता है। जो सेक्शन 12 होता है बेटा, वो तुम्हारा जो होता है वो तुम्हारा अप्रूवल करता है कोर्स ऑफ स्टडी को, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा तुम्हारा, सेक्शन 12, ठीक है, जो डी ऑप्शन जो है वो तुम्हारा करेक्ट रहेगा। सेक्शन 12 जो होता है वो तुम्हारा होता है, वो एप्लीकेशन, उसमें तुम्हारा चीजें दी है कि अप्रूव कोर्सेज फॉर द स्टडी एंड एग्जामिनेशन, मतलब कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो तुम्हारा अप्रूव होगा। सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल जो होती है हमारी, जो पीसीआई बॉडी होती है, वो क्या करती है, अप्रूवल देती है स्पेशल इंस्टीट्यूशंस को, स्पेशल कॉलेजेस को, टू रन द कोर्स ऑफ द फार्मेसी, ठीक है। तो वो तुम्हारा आता है सेक्शन 12 के अंडर बेटा। फार्मेसी एक्ट के सेक्शन 12 के अंडर जो है हमारा उसके लिए वो आता है। और सेक्शन 13 तुम्हारा डील करता है विड्रॉल ऑफ द अप्रूव, ठीक है, जो भी अप्रूव अगर होगा, कोर्स अगर होगा, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उसको, वो कॉलेज को हम विड्रॉ कर सकते हैं, अगर कोई भी इंफ्रिजमेंट अगर वहां पे हो रही है तो। फिर सेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, एज पर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल, द सेफ कस्टडी ऑफ द फॉर्म इज विद। जो सेफ कस्टडी होती है एमटीपी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो भी डॉक्यूमेंट जो बनते हैं बेटा, जिसके ऊपर हम क्या लिखते हैं, सीक्रेट करके लिखते हैं हम, जिसके ऊपर हम क्या लिखते हैं, सीक्रेट करके लिखते हैं, वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट कहाँ पे रखे जाते हैं, किसकी सेफ कस्टडी में रखे जाते हैं, पेशेंट के पास रखे जाते हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसके पास रखे जाते हैं, जो ओनर ऑफ द अप्रूव प्लेस है उसके पास रखे जाते हैं, या फिर एडवाइजरी कमेटी के पास रखे जाते हैं, ठीक है, या फिर एडवाइजरी कमेटी के पास रखे जाते हैं। तो वो जो है बेटा, ये जो सेफ कस्टडी होती है, जो डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जो भी लेडीज जो है, या फिर जो भी पेशेंट जो है उसको, जिसको मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी करानी है, वो इसके जो डॉक्यूमेंट रहेंगे उसके ऊपर सीक्रेट नाम लिख करके, वो जो होता है वो ओनर ऑफ द अप्रूव प्लेस, जो भी अप्रूव प्लेस का ओनर रहेगा, या फिर जो भी हेड रहेगा हॉस्पिटल्स का, ठीक है, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट का सीएमओ होता है, उसके पास एक्चुअल में ये जो है, ये डॉक्यूमेंट जो है रखे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बेटा आ चुका है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, इसमें जो है, इसमें चीजें दी है, जो डॉक्यूमेंट होते हैं एमटीपी के बेटा, वो डॉक्यूमेंट के ऊपर पर सीक्रेट करके मार्क किया जाता है, और वो जो है वो हॉस्पिटल हेड, या फिर ओनर ऑफ द अप्रूव प्लेस, या फिर सीएमओ ऑफ द स्टेट जो होता है, तो तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट सीएमओ होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उसके पास जो है ये डॉक्यूमेंट तुम्हारे रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो थे, सो इतने क्वेश्चन जो है इस वीडियो में डिस्कस किए हमने। बाकी जो भी पॉइंट्स आएंगे बेटा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बाकी की चीजें। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आप जो है फ्री एम टेस्ट सीरीज का भी आप ज्वाइन कर सकते हो बेटा, ये एब्सोल्युटली फ्री है। आप ऑनलाइन की ऐप डाउनलोड करके जो है इस फ्री टेस्ट सीरीज का को ज्वाइन करके आप इसमें खुद को जो है एनरोल कर सकते हो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द योर एग्जामिनेशन।
एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।